प्रेसिडेंट आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय इतिहास के प्रमुख राजवंश और उसके संस्थापक को, साथ ही इससे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखेंगे। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार होता है, जो कि 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना करता है। इसमें सबसे प्रसिद्ध जो होता है, इसका पुत्र अजातशत्रु होता है। बिंबिसार से हमारा एक पॉइंट बनता है कि इसमें जो है एक प्रसिद्ध वैद्य जीवक होता है। तो जीवक के बारे में पूछता है हमारा प्रश्नों में कि जीवक किसके शासनकाल में था। तो जीवक जो है एक वैद्य था जो कि बिंबिसार के शासनकाल में था। इसका पुत्र अजातशत्रु होता है, जिसके शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। इसे याद रखिएगा। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी और बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन होता है। उदयन जो है पाटलिपुत्र की स्थापना करता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, पूछता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा किया जाता है, जो हर्यक वंश का होता है। हर्यक वंश का अंतिम जो शासक होता है शिशुनाग होता है, जिसकी हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है और शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है शिशुनाग के द्वारा। शिशुनाग वंश का स्थापना जो है 412 ईसा पूर्व में होता है और इस वंश का प्रथम शासक शिशुनाग होता है। इसमें प्रसिद्ध शासक कालाशोक होता है, जिसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति होती है 383 ईसा पूर्व में, जो कि वैशाली में होती है। जिसका अंतिम शासक नंदीवर्मन होता है, जिसकी हत्या महापद्मनंद के द्वारा की जाती है और महापद्मनंद इसकी हत्या करता है और नंद वंश की स्थापना करता है। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद होता है, जो कि 344 ईसा पूर्व में नंद वंश का स्थापना करता है। यहाँ से हमारा एक प्रश्न महत्वपूर्ण बनता था कि जो है परशुराम का अवतार किसे कहा जाता है। तो महापद्मनंद को ही परशुराम का अवतार के नाम से जाना जाता है इन्हें, क्योंकि ये जो है क्षत्रियों का नाश कर देता था। इसे क्षत्रिय नाशक कहा जाता था, परशुराम का अवतार कहा जाता था। इसे याद रखिएगा। इसका पुत्र घनानंद होता है, जिसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य करता है 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना करता है। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो है लेखक होता है, जो कि इंडिका की रचना करता है मेगास्थनीज, जो सेलुकस निकेटर का राजदूत होता है। और सेलुकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति होता है, उसका राजदूत मेगास्थनीज होता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके दरबार में आता है। और ये जो है इसके द्वारा इंडिका की रचना की जाती है, इसे याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश की स्थापना चाणक्य की सहायता से करता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की जाती है। अर्थशास्त्र के बारे में पूछता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था। तो अर्थशास्त्र की रचना जो है चाणक्य के द्वारा की जाती है, जिसका नाम विष्णुगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी होते हैं। चंद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार आता है और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक आता है, जो कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। ये इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जो कि कलिंग का युद्ध था 261 ईसा पूर्व में। इसके बारे में पूछता है हमारा एग्जाम में। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इसे जो है अशोक ने जीता था। उसके बाद ही कोई युद्ध जो है अशोक नहीं लड़ता है। और अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति होती है, इसे भी याद रखिएगा। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में होती है। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के, दूसरी कालाशोक की, तीसरी अशोक के शासनकाल में बौद्ध संगीति होती है। तो तीनों बौद्ध संगीतियाँ याद रखिएगा। चौथी जो है कनिष्क के शासनकाल में होती है, जो कि कुषाण वंश का शासक था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है बृहद्रथ है, उसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की जाती है। और पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की स्थापना करता है। इसी ने सबसे पहले जो है 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने ही 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था।
उसके बाद जो हमारा अगला वंश आता है कड़वंश आता है। कड़वंश की स्थापना वसुदेव के द्वारा की जाती है। उसके बाद हमारा आता है आगे सातवाहन वंश। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा की जाती है। यहाँ से हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है कि शीशे का सिक्का किसने चलवाया था सबसे पहले। तो शीशे का सिक्का जो है सातवाहन वंश के शासकों ने सबसे पहले चलवाया था। उसके बाद अगला जो वंश होता है कुषाण वंश होता है। कुषाण वंश का जो संस्थापक होता है कुजल कडफिसेस होता है, जो कि कुषाण वंश की स्थापना करता है। इस वंश में सबसे महत्वपूर्ण राजा जो होता है कनिष्क होता है, जो कि 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। और इसी की गद्दी पर जब ये बैठता है तभी से शक संवत की शुरुआत होती है। तो इसे याद रखिए, इसमें महत्वपूर्ण है कि शक संवत हमारा कब शुरू होता है। तो 78 ईस्वी में शुरू होता है, जब कनिष्क राजगद्दी पर बैठता है तब से हमारा जो है शक संवत की शुरुआत होती है। और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संहिता होती है। इसके जो है शासनकाल में चरक संहिता की रचना होती है चरक के द्वारा, जो कि इसके दरबारी कवि थे, दरबारी कवि और वैद्य भी थे। और इसी के शासनकाल में जो है बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो जाता है। हीनयान तथा महायान दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसके बाद अगला जो वंश है हमारा गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त के द्वारा की जाती है। इसमें सबसे प्रतापी राजा जो होता है समुद्रगुप्त होता है, जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये प्रश्न हमारा बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन गुप्त वंश का शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। इसी के शासनकाल में एक राजकवि हरिसेन थे, जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था। तो हरिसेन के द्वारा किया जाता है, और जो है समुद्रगुप्त के शासनकाल में वो राजकवि थे। इसके बाद हमारा आगे आता है वाकाटक वंश। ये जो है दक्षिण भारत का वंश होता है। इसका संस्थापक विंध्य शक्ति होता है। उसके बाद हमारा आगे है हुड़ वंश। हुड़ वंश का संस्थापक जो है तोरमाण है। हुड़ वंश का संस्थापक तोरमाण है। उसके बाद हमारा वर्धन वंश आता है। वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति है। इसे पुष्यभूति वंश भी, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहा जाता है। इसके बाद हमारा आगे आता है पांड्य वंश। पांड्य वंश का संस्थापक जो होता है नेडियोन होता है। उसके बाद हमारा चोल वंश आता है। चोल वंश का संस्थापक विजयालय होता है। उसके बाद हमारा पल्लव वंश आता है। पल्लव वंश का जो संस्थापक सिंहवर्मन चतुर्थ होता है। 16वां राजवंश जो हमारा राष्ट्रकूट होता है, जिसका संस्थापक दंती दुर्ग होता है। इसी में राष्ट्रकूट शासकों में ही एक शासक कृष्ण प्रथम होता है, जिसने एलोरा का कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। आगे हमारा है चालुक्य कल्याणी। इस वंश का संस्थापक तैलप द्वितीय होता है। उसके बाद हमारा चालुक्य बादामी। इस वंश का संस्थापक जयसिंह प्रथम होता है। उसके बाद चालुक्य वेंगी। इस वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन होता है। उसके बाद हमारा होयसल वंश आता है। होयसल वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन होता है। उसके बाद यादव वंश आता है। इसके संस्थापक बिल्लभ फोर्थ होते हैं। उसके बाद हमारा अगला आता है शासक कदम्ब वंश। इस वंश का संस्थापक जो है मयूर शर्मन था। उसके बाद हमारा काकतीय वंश होता है। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था। गंग वंश का संस्थापक ब्रजहस्त पंचम था। उसके बाद हमारा पाल वंश आता है। पाल वंश का संस्थापक गोपाल होता है। इन सभी से हमारा पूछता है कि त्रिकोणी युद्ध जो कन्नौज के लिए हुआ था, उसमें से पाल वंश और राष्ट्रकूट और प्रतिहार 3 वंश जो हैं इसमें शामिल होते हैं त्रिकोणी युद्ध में, जो कि बहुत बार हमारा प्रश्न पूछता है त्रिकोणी युद्ध में कौन कौन से वंश शामिल थे। तो पहला पाल वंश होता है, फिर प्रतिहार और तीसरा राष्ट्रकूट वंश होता है। पाल वंश के बाद हमारा सेन वंश आता है, जो कि सामंत सेन इस वंश का संस्थापक होता है। उसके बाद कारकोट वंश होता है, जिसका संस्थापक दुर्लभ वर्धन होता है। आगे हमारा है उत्पल वंश। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन होता है। उसके बाद लोहार वंश। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज होता है। तीसरा हमारा वर्मन वंश। वर्मन वंश का संस्थापक पुष्यवर्मन होता है।
31वां हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश। इस वंश का संस्थापक नागभट्ट था है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम जो है। उसके बाद 32वां हमारा गढ़वाल वंश आता है, उसका संस्थापक चंदेव होता है। 33वां हमारा चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव होता है। 34वां हमारा परमार वंश आता है। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र होता है। 35वां वंश जो है 35वां हमारा चंदेल वंश। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक होता है। 36वां हमारा सोलंकी वंश। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज होता है। 37वां हमारा कलचुरी वंश है। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल्ल होता है। 38वां गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, जो कि मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा 1206 में की जाती है और ये गुलाम वंश का प्रथम शासक होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद हमारा खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश जो है, खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा की जाती है। उसके बाद हमारा 40वां तुगलक वंश आता है। तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। उसके बाद 41वां हमारा है सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। उसके बाद हमारा लोधी वंश आता है। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी होता है। फिर 43वां हमारा संगम वंश। संगम वंश का संस्थापक हरिहर व बुक्का, ये दोनों जो है भाई होते हैं। इन्हीं के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की जाती है, हरिहर और बुक्का के द्वारा। आगे हमारा सालू वंश। सालू वंश जो है इसका संस्थापक नरसिंह होता है। फिर तुलु वंश। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह होता है। 46वां हमारा आरबीडू वंश। आरबीडू वंश का संस्थापक तिरुमल होता है। 47वां हमारा बहमनी वंश होता है। बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू होता है। 48वां हमारा आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश का संस्थापक आदिल शाह होता है। 49वां हमारा निजाम शाही। निजाम शाही वंश का संस्थापक मलिक अहमद होता है। 50वां हमारा इमाद शाही वंश। इमाद शाही वंश का संस्थापक फतेह उल्लाह इमाद शाह होता है। 51वां हमारा कुतुब शाही वंश। कुतुब शाही वंश का कुली कुतुब शाह होता है। 52वां हमारा बरीद शाही वंश होता है। बरीद शाही वंश का संस्थापक अमीर अली बरीद होता है। 53वां हमारा सरकी वंश होता है, इसका संस्थापक मलिक सरवर होता है। और 54वां हमारा मुगल वंश होता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। और 55वां हमारा भोसले वंश था। भोसले वंश का संस्थापक शिवाजी थे। तो जितने भी राजवंश थे और उसके संस्थापक थे उन सभी को इस वीडियो में हमने करा दिया। इससे संबंधित आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।